हेलो, मैं प्रमोद कुमार। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो कोलेनकाइमा टिश्यू से रिलेटेड है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपने पढ़ा था, उसको मैंने 3 पार्ट में बांटा था, जिसमें पहला था पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेन्काइमा। पैरेन्काइमा के लिए अलग वीडियो बना हुआ है, उसमें देख सकते हो आप। लेकिन अभी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कोलेनकाइमा है। देखिए, कोलेनकाइमा की बात करता हूँ। कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमेटस टिश्यू की बात करोगे तो सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको इसके कैरेक्टर के बारे में कि ये लिविंग होगा, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सबसे पहली बात देखना है कि जो शेप इनका होगा वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखोगे तो ओवल भी बताया है या स्फेरिकल बताया है, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल बताया है। पॉलीगोनल टाइप का होगा। ये तीनों टाइप के शेप को एनसीईआरटी भी मेंशन कर रखा है, इसलिए पूरे मन से इसको ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट में चलोगे तो जैसे पैरेन्काइमा में मैंने बताया था कि वहाँ केवल प्राइमरी सेल वाले होते हैं। प्राइमरी सेल वाल जो सेलुलोज के बने होते हैं उस पर किसी तरह के केमिकल का डिपोजिशन नहीं होता है। कहने का मतलब पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन ये सब का डिपोजिशन पैरेन्काइमेटस सेल्स पे नहीं होती है, बट जो कोलेनकाइमेटस सेल्स होगा उसके कॉर्नर के पास में, जैसे यहाँ एक सेल बना देता हूँ ओवल शेप का, इस तरह से ओवल शेप का मैंने बना दिया। देखो कोलेनकाइमा का सेल, इसमें प्रोटोप्लाज्म भी भरा पड़ा है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, सभी में इस तरह का कंडीशन देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन इसके कॉर्नर के पार्ट में चलोगे, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, ये सब कॉर्नर का पार्ट हो गया। यहीं पे लिग्निन का लिग्निन नहीं बल्कि पेक्टिन, लिग्निन का डिपोजिशन स्क्लेन्काइमा में होता है। यहाँ पे कोलेनकाइमा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ जो डिपोजिशन होगा वो डिपोजिशन पेक्टिन का होगा, हेमीसेलुलोज का होगा एंड सेलुलोज का होगा। ठीक है, तो इसके डिपोजिशन के कारण क्या होता है कि ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस, यह इंटरसेलुलर स्पेस समाप्त हो जाता है। ये जो डिपोजिशन हो रहा है किसका किसका मैंने बताया, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज, जो कि केवल कॉर्नर पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो कॉर्नर पे डिपॉजिट होने के कारण ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं। एक तरफ मैंने बना दिया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट बताया है ना। यहाँ पे बता सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए इस पे ही फोकस रखना है आपको। कुछ बुक में आपको मिलेगा कि स्मॉल साइज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, बट उस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है किस पे, जो एनसीईआरटी बात बोल रहा है उस पे। ये जो डिपोजिशन हुआ है किसका किसका डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, पेक्टिन के साथ और कौन बताया था मैंने, हेमी सेलुलोज, और किसको बताया, एंड सेलुलोज। अब ये जो डिपोजिशन हुआ है इनका डिपोजिशन अनइवेनली है नियर कॉर्नर, अनइवेनली डिपोजिशन बोलोगे, अनइवेनली डिपोजिशन कहां पे होगा, नियर कॉर्नर। ओके, मतलब इस कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होगा, यहीं पे डिपोजिशन होगा। इस रीजन में डिपोजिशन, इस रीजन में डिपोजिशन नहीं होगा, इसलिए केवल कॉर्नर लिखा है। ओके, नेक्स्ट में देखोगे तो इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो कह सकते हो कि ये फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, फूड का सिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है
कि जब यह नया सेल बनता है, यंग सेल के रूप में होता है, उसी समय केवल क्लोरोप्लास्ट मिलती है। ये क्लोरोप्लास्ट कब मिलता है? इन यंग सेल, यंग सेल में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जैसे जैसे कोलेनकाइमा का सेल्स मैच्योरिटी की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे कह सकते हो कि इसमें क्लोरोप्लास्ट समाप्त होता चला जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का अब्सेंस हो जाता है। लेकिन यंग सेल में प्रेजेंट होगा, और यंग सेल में यदि प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक फंक्शन तो इसका ये भी बन रहा है कि फूड के सिंथेसिस करने में मदद करेगा, फूड का सिंथेसिस करेगा। ओके, अब देखो एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो पेक्टिन हेमीसेलुलोज सेलुलोज का डिपोजिशन हुआ, जिसके कारण ये जो सेल वॉल इनके होते हैं थोड़े मजबूत हो जाते हैं। तो जब मजबूत हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये किसमें मदद करेगा? तो हेल्प इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या हेल्प इन से अच्छा है टर्म लिख दो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये प्रोवाइड किसको करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को। एक फंक्शन यहाँ पे मैंने बता दिया था पहला फंक्शन के रूप में, दूसरा फंक्शन ये हो गया। पहला फंक्शन हो गया फूड का सिंथेसिस करेगा व्हेन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल, और सेकंड में हो गया कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये अनइवनली डिपोजिशन नियर कॉर्नर पेक्टिन हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज। ठीक है, अनइवनली का मतलब एक फॉर्म बोला जा सकता है डिसकंटिन्यूअस। ये जो अनइवनली लिखो ना, एनसीईआरटी लिख रखा है, तो इसका मतलब समझोगे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि इस सेल का सेल वॉल पे देखोगे यहाँ डिपोजिशन है, इस पोजीशन पे डिपोजिशन होगा, लेकिन इस रीजन में डिपोजिशन नहीं होगा। फिर यहाँ डिपोजिशन कॉर्नर पे होगा, यहाँ डिपोजिशन कॉर्नर पे होगा, लेकिन यहाँ डिपोजिशन नहीं होगा, इसलिए उसके लिए टर्म दे दिया है अनइवनली डिपोजिशन। ओके, अब इसके बाद देखो, चूंकि यह सेल लिविंग होता है, ऊपर में लिखा है लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो जब लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो तीसरा फंक्शन के रूप में देखोगे तो फूड को स्टोर भी करेगा, स्टोर फूड भी करेगा। ओके, नेक्स्ट में देखोगे तो स्टोर फूड के बाद नेक्स्ट में चलोगे तो इसका पोजीशन कहाँ कहाँ मिलेगा एक्चुअल में कहाँ यह सेल। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पाया जाता है डाइकॉट स्टेम में। ये कहाँ मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में मिलेगा, डाइकॉट स्टेम में मिलता है। इसके साथ साथ लीफ का जो पेटियोल होता है, मतलब स्टॉक, डंठल जिसको कहते हो, इसी तरह से फ्लावर का जो स्टॉक होता है, डंठल जिसे कहते हो, तो उसे पेडिसील के नाम से जानते हैं। लीफ वाले को पेटियोल और फ्लावर वाले को पेडिसील, उसमें भी प्रेजेंट होता है। डाइकॉट स्टेम, पेटियोल एंड पेडिसील में मिलता है। पेडिसील हो गया स्टॉक ऑफ फ्लावर, पेटियोल हो गया स्टॉक ऑफ लीफ। ओके, बस इसी में प्रेजेंट होगा। ओके, इसमें प्रेजेंट है। बाकी जितना पार्ट हो गया, जैसे रूट हो गया, लीफ हो गया, मोनोकॉट स्टेम हो गया, इन सब में एब्सेंट होगा। उसको भी मेंशन कर देता हूं यहां, एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, इसके साथ साथ ऑल रूट, इसके साथ साथ लीफ, ये सब में एब्सेंट होगा, नहीं मिलेगा। ओके, हालांकि ये जो कॉर्नर पे डिपोजिशन जो होता है पेक्टिन हेमीसेलुलोज सेलुलोज का, इसके बेसिस पे भी इसको डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है, जिसमें लैमेलर है, लैकुलेंट है, एंगुलर है, 3 टाइप में बांटा गया है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए उसको मैं बताने का कोशिश भी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब जो पॉइंट्स मेंशन हुआ उसमें ध्यान रखना कि ये जो पेक्टिन हेमीसेलुलोज सेलुलोज है, डाइकॉट स्टेम में तो मिलेगा, लेकिन डाइकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो उसमें एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, है ना। ये डाइकॉट स्टेम में एक्चुअल में कहाँ मिलेगा? तो हाइपोडर्मिस वाले पार्ट में मिलेगा। जो कोर्टेक्स का ही पार्ट है, ये जो हाइपोडर्मिस देख रहे हो वो किसका पार्ट बन रहा है? कोर्टेक्स का ही पार्ट बन रहा है, बट कोर्टेक्स का आउटर मोस्ट पार्ट बन रहा है, जो कि 3 to 5 लेयर के बने होते हैं। ठीक है, उसी में एक कोलेनकाइमेटस सेल्स मिलता है। मैं समझता हूँ कोलेनकाइमा आपको बेहतर रूप से समझ में अब आ जाएगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्क्लेरोकाइमा को। ओके, जय हिंद बच्चों।